fruit of education is bitter, but the fruit is sweet. Welcome to online education of Standard 12. Subject: Commercial Correspondence and Secretarial Practice. Today we are going to study a chapter of Secretarial Practice. Chapter number 4, Membership, Part 1. Let us have an introduction about the chapter. That what does the membership means? मेंबरशिप किसी भी कंपनी की किस तरीके से अपने को मिलेगी और मेंबरशिप का मतलब क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे. अ कंपनी इनवाइट्स अ पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज बाय इशूइंग द प्रोस्पेक्टस. द कंपनी whenever it calls a general public, a local public to subscribe its securities. Now in the securities it may be the debentures, it may be the shares, it may be the bonds and many other. It's securities. By issuing the prospectus, whenever the company it calls the general public, it invites the general public to subscribe its shares by issuing the prospectus. Company कभी भी पब्लिक को इनवाइट करेगी अपने सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब वो प्रोस्पेक्टस को इशू करेंगी. अब अपने को प्रोस्पेक्टस के बारे में ये जानकारी है कि प्रोस्पेक्टस का मतलब इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट विच इनवाइट्स द जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द कंपनी. In response to that, potential investors apply to purchase the shares. अब potential investors का मतलब क्या? जिन investors की ability है कि भाई shares को purchase करने के लिए, तो वो shares को purchase करें, चाहे debentures को purchase करें, जिस किसी में भी वो invest करना चाहेंगे, they can invest in the company. Company collects the application and classifies them. It also decides the allotment policy in consultation with the representatives of the share market. अब कंपनी क्या करती है? जितने भी एप्लीकेंट्स जो है जिन्होंने अप्लाई किया है कंपनी के अंदर, the number of applicants who have applied, it collects the application form, then it classifies them, classifies in the different forms, in the different terms, in what kind of securities the general public has invested. कौन से इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है. जैसे किसी ने डिबेंचर्स में किया होगा, किसी ने शेयर्स में किया होगा. अब डिबेंचर्स में किया होगा तो डिबेंचर्स की कौन सी टाइप होगी उसके अंदर? वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, वो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, या फिर वो मॉर्गेज डिबेंचर्स है. अब मैं शेयर की बात करूं तो शेयर्स के अंदर इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स के अंदर भी कई सारे और स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह ऐसे आते हैं. फिर तो इस तरह ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स आते हैं. तो इस तरीके से वो उनको क्लासिफाई करेंगे कि भाई इन्वेस्टर्स ने अपनी कंपनी के अंदर किस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया है. फिर इट ऑल्सो डिसाइड्स द अलॉटमेंट पॉलिसी, इवन अलॉटमेंट पॉलिसी कि भाई किस तरीके से किस पर्सन को हमें शेयर्स या फिर डिबेंचर जिस किसी में भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो उन्हें देंगे. द कंपनी as per the policy of the allotment, it will be providing that. After the completion of share allotment, allotted shareholder name is registered in the registrar of the member. तो जब भी जो शेयर एप्लीकेशन जिस पर्सन ने, जिसे बोला जाता है शेयर एप्लीकेंट, जिसने अप्लाई किया है, और उसको जब शेयर्स अलॉट किए जाएंगे तो उस टाइम पे उसका नाम जो है अलॉटेड शेयर होल्डर्स नेम, द पर्सन हु हैज द कंपनी टू हुम द शेयर इज अलॉटेड, दैट पर्सन्स नेम इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्ट्रार ऑफ द मेंबर. उस मेंबर का नाम जिसे शेयर्स अलॉट किए गए हैं, दिए गए हैं, तो उसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर में एंट्री होगा. Thus, they are considered member of the company.
इसलिए उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंपनी का एक मेंबर बोलेंगे। मूविंग फर्दर, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द मेंबरशिप। बाय डेफिनेशन मेंबरशिप की क्या होती है वो देखते हैं। अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ मेंबर व्हेन हिज नेम इज रजिस्टर्ड बाय रिटन कंसेंट और थ्रू द शेयर एप्लीकेशन। द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ मेंबर। मेंबर कंपनी का कब बनेगा, जब उसका नाम रजिस्ट्रार ऑफिस में एज अ फॉर्म ऑफ मेंबर एंटर होगा, रिटन लिखेंगे उसे मेंबर के तौर पे, या तो उसने शेयर एप्लीकेशन के थ्रू वो मेंबर कहलाएगा। टू बी अ मेंबर, a written consent and his name should be in the registrar of members are required। किसी भी मेंबर को, यदि किसी भी पर्सन को यदि मेंबर बनना है तो उस पर्सन का नाम रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ होना जरूरी है। एक रिटन कंसेंट की जरूरत है। वो रिटन कंसेंट जो पर्सन को मेंबर बनना है उसका रिटन कंसेंट होना जरूरी है। And the company also should be agree that that particular person should be the member of the company. Now definition, according to the Companies Act, the member is a person who has subscribed to memorandum of association of the company and every other person who has agreed in the writing to become a member. The member whosoever has subscribed to the memorandum of association of that particular company, किसी भी पर्सन ने उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जिनके सिग्नेचर्स होंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा उस पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उस कंपनी के, वो और अदर पर्सन हु हैज अग्रीड इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर, और कोई दूसरा पर्सन, दूसरा व्यक्ति यदि उसने सोचा है कि रिटर्न में उसने रिटर्न कंसेंट दिया है कि भाई उसे मेंबर बनना है स्व इच्छा से, वॉलेंटरीली, इफ ही हैज थिंकिंग और ही हैज गिवन अ रिटर्न कंसेंट टू बिकम अ मेंबर, देन ही इज known as the member of the company. Now as per the Companies Act 2013, the shareholder may keep their share with the depository participants considered as the member of the company through they are not registered in the company's members registrar. Now according to Companies Act 2013, the shareholders may keep their shares with the depository participants. Now who are depository participants? The depositories, that is NSDL and CDSL, as we all know. depositories कौन होंगे? NSDL और CDSL, जो कि इंडिया के डिपोजिटरीज हैं, and they regulate the whole share market. Okay, so the participants which comes under these depositories, they are known as depository participants. जो एक पार्टिसिपेंट के तौर पे वर्क करेंगे डिपोजिटरीज के अंडर में, उन्हें कहा जाएगा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। अब ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकते हैं? कोई कंपनी हो सकती है, कोई बैंक हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब किसी भी पर्सन को शेयर परचेज करने हैं, अब उसे इतना नहीं मालूम चलता है कि मुझे किस अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह करना है, देन व्हाट ही डज दैट ही कीप्स दोस पर्टिकुलर शेयर with the depository participants to regulate that share, whatever he is having or he is holding the ownership of those particular shares. Then they, even though they are not registered in the company's member of the registrar, उनका नाम भले ही न लिखा हुआ हो कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में, then too those shareholders are considered as the member of the company. Then now person may be a member but not a shareholder. अब ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं किए होंगे, बट फिर भी उन्हें हम एज अ मेंबर कंसिडर करेंगे। ओके,
then a person who has signed in the memorandum of association becomes a member immediately, even though he has not purchased the shares. The person who has subscribed in the memorandum of association, जिस व्यक्ति ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जिसने साइन की है, वो व्यक्ति तुरंत ही जब वो साइन करेगा तो उसी टाइम पे वो मेंबर कहलाएगा कंपनी का, भले ही उसने शेयर को परचेस किया हुआ नहीं हो. देन इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, member who has given the guarantee for the certain amount is considered as the member even if he has no shares. अब किसी कंपनी ने भले गारंटी ली है या फिर कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के नाम से सब्सक्राइब्ड है, चलती है, ओके, तो फिर द मेंबर हु हैज गिवन द गारंटी, जिस व्यक्ति ने उस कंपनी के रिगार्डिंग गारंटी दी है कुछ अमाउंट की, ऑफ द सर्टेन अमाउंट, देन दैट पर्टिकुलर कंपनी हु हैज गिवन द गारंटी इज कंसिडर्ड टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी इवन दो द कंपनी हैज नॉट परचेज इट्स शेयर. भले ही उस कंपनी ने शेयर परचेज नहीं किए हैं, बट फिर भी उसने गारंटी दी है कुछ अमाउंट की, कुछ पैसों की, तो उस हद तक वो क्या है कि उसे मेंबर कंसिडर किया जाएगा. देन the person who has transferred his share to the other name is no longer shareholder. However, he remains as a member until his name is deleted from registrar of members. अब the person who has transferred his shares, किसी भी व्यक्ति ने यदि अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया है to the others name, अब उसने अपने शेयर्स को सेल कर दिए हैं, is no longer shareholder. अब उसने शेयर्स तो अपने क्या सेल कर दिए हैं, ही हैज सोल्ड हिज शेयर्स, तो हवेवर ही रिमेन्स एज अ मेंबर, फिर भी वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा जब तक उसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स में से डिलीट नहीं कर दिया जाएगा. टिल हिज नेम remains as the member of the company until the name is not deleted, that person is known as, will be considered, उसे माना जाएगा कि भाई वो कंपनी का मेंबर है. अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, अब जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं होगा, कोई शेयर होल्डर नहीं होगा उस कंपनी का क्योंकि उसके शेयर कैपिटल ही नहीं है, बट स्टिल देयर आर मेंबर्स, उस कंपनी को चलाने के लिए कौन रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे. देन पर्सन में बी शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर. अब पर्सन जो शेयर होल्डर रहेगा बट कंपनी का मेंबर नहीं रहेगा. अब आगे क्या देखा था कि भाई वो मेंबर है पर शेयर होल्डर नहीं है, और अब क्या देख रहे हैं कि वो शेयर होल्डर है पर वो मेंबर नहीं है. पर्सन हु हैज परचेज शेयर्स इज शेयर होल्डर, जिस किसी व्यक्ति ने शेयर्स को परचेज किया है, द पर्सन हु हैज परचेज्ड the shares of the company is considered as the shareholder of the company. But if he has not entered his name in the register of the members, he is not considered a member. तो वो व्यक्ति जिसका नाम रजिस्ट्रार ऑफिस में एज अ मेंबर रजिस्टर्ड नहीं है, his name is, if it is not registered in the register of the members, then he is not considered as the member of the company, but he is the shareholder of the company. Then in case of death of the shareholder, his legal representatives become shareholder, but if is are not member till he is not registered in the registrar of the member. In case of death, now if the person who is the shareholder of the company, okay, even though he was the member of the company, now on his nominee's name, who is considered as the nominee of that particular person, who will be the legal representatives of the shareholders, those members will be considered as the shareholders because now the shares are transferred to that particular member's name who was the legal representative of those shares. But till the name is not entered
in the registrar office as a member, he will be considered as the shareholder but not the member. अब किसी व्यक्ति यदि वो मर गया हो, ओके, कोई व्यक्ति यदि वो मर गया हो, अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम नॉमिनी के तौर पे उसने लिखा हुआ होगा कि भाई मेरे मृत्यु के बाद मेरे आगे अब कौन अब उन शेयर्स को रेगुलेट करेगा, तो वो पर्सन अब आगे जाके वो शेयर होल्डर कहलाएगा। पर जब तक नया नाम रजिस्ट्रार ऑफिस में नाम ऐड नहीं हो जाता है मेंबर के तौर पे, तब तक वो पर्सन जिसका जो शेयर होल्डर बना है, नया शेयर होल्डर बना है, जिसके नाम पे वो शेयर ट्रांसफर हुए हैं, वो सिर्फ शेयर होल्डर ही कहलाएगा, वो मेंबर नहीं कहलाएगा जब तक उसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर में ऐड नहीं हो जाता। ओके, देन आगे, हु कैन एक्वायर अ मेंबरशिप। अब कौन बन सकता है कंपनी का मेंबर? A company that comes into existence by law is an artificial person। अब अपन जानते ही है कि भाई कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके सारे राइट्स वगैरह अभी एज पर द लॉ कंपनी इज कंसीडर्ड, इट इज स्टेटेड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो राइट्स अपने ह्यूमन बींग्स के हैं, कुछ कुछ राइट्स कंपनी को भी दिए गए हैं। इट कैन एक्सरसाइज राइट्स एज अ लिविंग पर्सन, वो एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकती है, मतलब वो अपने राइट्स को बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड पर्सनालिटी यूनिट कैन बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। अब कोई भी जिसे इंडिपेंडेंट है उसका एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में, वो एक पर्सनालिटी, एक यूनिट है। ओके, अब यहां पर ये ध्यान रखना कि जिसको पर्सन बोला गया हो, अब पर्सन का मतलब क्या होगा? वो कोई कंपनी हो सकती है। कंपनी किस लिए? क्योंकि इसको एज अ आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर किया गया है। ओके, पर्सन कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। देन अभी पर्सन कोई पार्टनरशिप का पार्टनर हो सकता है, बट पार्टनरशिप फर्म होगी नहीं। ओके, फिर HUF के मेंबर्स हो सकते हैं, HUF के मेंबर्स हो सकते हैं, बट HUF फर्म नहीं हो सकती, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और HUF उनका कोई उन्हें एज अ आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे कंसिडर नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे कंसिडर किया गया है। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना कि अब जब पर्सन का नाम दे, क्योंकि यहां पर देखो दैट वी आर सीइंग दैट द राइट्स आर एक्सरसाइज्ड एज अ लिविंग पर्सन। जो राइट्स एक लिविंग पर्सन के हैं वो एक कंपनी के भी है, बट कुछ हद तक। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई जो ह्यूमन बींग्स के राइट है वही एक कंपनी के होंगे, पर कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। फॉर दिस प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी ऑब्जर्व। अब कौन मेंबर बनेगा उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन should be observed, should be seen. Now, membership can be acquired by, कौन बन सकता है कंपनी का मेंबर? तो कंपनी का मेंबर एक लिविंग पर्सन बन सकता है। पार्टनर्स ऑफ द फर्म, अब यहां पर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला है, पार्टनर्स, उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स है वो इंडिविजुअली पार्टनरशिप के कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स बन सकते हैं, बट हिंदू अनडिवाइडेड जो फर्म है वो नहीं बन सकती। कोई भी ट्रस्ट जो एक लीगल पर्सनालिटी है वो बन सकती है, कोई फॉरेनर बन सकता है, कोई जॉइंट होल्डर्स ऑफ द शेयर्स, मतलब जिसके दो शेयर्स जिन्होंने एक ही शेयर में दो लोगों ने एक साथ उस पर्टिकुलर शेयर को परचेज किया है इन द फॉर्म ऑफ पार्टनर, they are considered, and the company also can become the member of the company. अब देखते हैं लिविंग पर्सन कि भाई वो किस तरीके से मेंबर बन सकता है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्सन एंड द कंपनी। दो लोगों के बीच में अभी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट। अब दो लोग कौन? एक इंडिविजुअल पर्सन एंड
the company because the company is also an artificial person. As per the Indian Contract Act, any individual person capable to do agreement can be the member of the company. Indian Contract Act, this is the general act. कोई भी पर्सन, अभी यहां पर कंपनीज एक्ट नहीं बोला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो केपेबल है एग्रीमेंट करने के। अब कौन पर्सन केपेबल है और कौन पर्सन केपेबल नहीं है? माइनर्स आर नॉट केपेबल। माइनर्स मतलब जो 18 ईयर्स के बिलो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में नहीं आ सकते, वो केपेबल नहीं कहलाएंगे। जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड इन द सेंस कि वो उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ नहीं सकते। देन जो पर्सन जो गिल्ट में पाया जाता है, ओके, हु माइट हैव बीन क्रिएटेड एनी काइंड ऑफ ऑफेंस, ही कैन नॉट डू द एग्रीमेंट, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द केपेबल पर्सन। बट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो केपेबल है, जो लायक है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो लोग बन सकते हैं कंपनी के मेंबर्स। अब यहां पर देखो नीचे, माइनर जैसे कि बताया, द पर्सन हु इज बिलो 18, इंसॉल्वेंट जो पर्सन बैंकरप्ट हो गया हो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जिसकी मेंटल कंडीशन प्रॉपर नहीं हो, वो कंपनी के मेंबर्स बन नहीं सकते। देन पार्टनर्स ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट द पर्सन, so it cannot be the member of the company. As per the Companies Act or any act, the company is considered as the artificial legal person. In that manner, partnership firm has not considered as the member. It has not given the right as an artificial personality, so it cannot enter any contract or in the form of member of the company. भाई जैसे कि कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी के तौर पे लॉ के अंदर कंसिडर किया जाता है, लॉ ने बताया है कि कंपनी यानी क्या, कि एक आर्टिफिशियल पर्सन जो कि एक लिविंग पर्सन के तौर पे अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकती है, उस तौर पे कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकती, बट पार्टनरशिप के मेंबर्स जरूर कर सकते हैं। पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के यदि वो इंडिविजुअली चाहे, मतलब एक एक करके चाहे कि भाई एक पार्टनर ए, बी, सी, इन तीनों ने मिला के एक पार्टनरशिप फर्म खोला है, तो वो ए इंडिविजुअली चाहे तो, बी इंडिविजुअली चाहे तो, या ए बी दोनों ज्वाइंटली मिलके चाहे तो, या ए बी सी तीनों अपने नाम पे ऐसे चाहे तो वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, पर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे नहीं, अपने इंडिविजुअल। नाउ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट बिकम अ मेंबर, वो मेंबर नहीं बन सकती, पर जो करता है, कर्ता, द हेड ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, द मेन अथॉरिटी हु इज होल्डिंग, कर्ता यानी जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, पावर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, तो वो इंडिविजुअली या तो उस एचयूएफ फैमिली के इंडिविजुअल पर्सन या फिर मेंबर्स, वो कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पे नहीं। यदि एक एक करके लेना चाहे तो, या तो वो ज्वाइंटली लेना चाहे तो वो लोग बन सकते हैं, वरना वो नहीं बन सकते। According to the new Companies Act, a trust can purchase the share and become the member. अब कोई भी ट्रस्ट हो वो कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग? एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट। अब कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है, नए नए अमेंडमेंट्स वगैरह आते हैं, वो तो वो उस अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, बट अभी जितना अपन पढ़ते हैं दैट इज द सिलेबस टिल 2015 जो कि अमेंड किया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो वो उतना उस अकॉर्डिंग अपन
पढ़ते हैं। ओके, तो एज पर न्यू कंपनीज एक्ट, जो नया कंपनी का एक्ट, जो एक्ट अपने सिलेबस में कवर किया गया है, उस अकॉर्डिंग अ ट्रस्ट कैन परचेज द शेयर्स एंड बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। अब फॉरेनर भी बन सकते हैं। एनी फॉरेनर कैन बिकम द मेंबर बाय होल्डिंग द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। As we all know that the shareholders, we don't find them at a single place because they are spread over the worldwide। क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पर स्थित हो, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए होंगे कंपनी के शेयर होल्डर्स, तो वो शेयर परचेज करके कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। In the event of war or emergency with his native country, a company may suspend the membership and rights of the particular person. If in case of war or any kind of emergency with the native country, the company may suspend the membership and the rights of the particular person. It says that जब कभी भी या तो वॉर हुआ दो कंट्रीज के बीच में, या तो कोई इमरजेंसीज आन पड़ी, ओके, तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो नेटिव कंट्री है, नेटिव कंट्री यानी कौन, जिस कंट्री के अंदर कंपनी है, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, अब इंडिया के अंदर कंपनी है, अब पाकिस्तान का कोई पर्सन जिसने शेयर परचेस किए हैं इंडियन कंपनी के, ओके, तो अब वो एट द टाइम ऑफ वॉर, अब जब वॉर हुआ, एग्जाम्पल फॉर, अब जब वॉर होगा दो कंट्रीज के बीच में, तब उस टाइम पे क्या होगा कि जो मेंबरशिप रहेगी उस पर्टिकुलर पर्सन की, जिसने, जो पाकिस्तान का पर्सन है, उसने इंडिया के कंपनी के शेयर परचेस किए हैं, तो जब वॉर होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या होगा कि भाई वो पर्टिकुलर पर्सन कोई भी शेयर्स के अंदर ट्रांजैक्शंस वगैरह नहीं कर सकता, उसके राइट्स और उसके मेंबरशिप वो पर्टिकुलर टाइम के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन के सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ओनली एट द टाइम ऑफ वॉर और एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, देन ओनली, अदरवाइज नो। देन अ जॉइंट होल्डर, अब जॉइंट होल्डर का मतलब क्या, व्हेन टू और मोर पर्सन होल्ड शेयर्स इन द जॉइंट नेम, देन their names are jointly recorded in the register of the members of the company। तो अब जब दो लोगों ने एक साथ शेयर परचेस किए हो और उस शेयर के अंदर दो लोगों के नाम साथ में आ रहे हो, तो वो दोनों पर्सन नाम ऐड करवा सकते हैं। दे आर इंडिविजुअली एंड जॉइंटली लायबल फॉर द शेयर। अपने अपने शेयर, अभी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का शेयर है, एक पर्सन ने 60 रुपीज़ डाले हैं, एक पर्सन ने 40 रुपीज़ डाले हैं, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा वो उतने उस पर्टिकुलर शेयर के लायबल होंगे, तो दोनों का नाम उसके अंदर रजिस्टर्ड होगा उस शेयर के अंदर और रजिस्ट्रार ऑफिस में भी एज अ मेंबर। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी द कंपनी करस्पॉन्ड विद द शेयर होल्डर हुज नेम अपीयर्स फर्स्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिपार्टमेंट है, अब जिसका नाम सबसे ऊपर आता है, जो फर्स्ट नेम नंबर पे जिसका नाम आता है, कंपनी क्या करती है, करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के साथ ही करती है। ओके, कंपनी सेंड्स नोटिस, शेयर सर्टिफिकेट्स, डिविडेंड वारंट, सर्क्यूलर्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा इन हिज नेम। तो अब जो भी करस्पॉन्डेंस करना हो, चाहे उसे कंपनी को नोटिस भेजनी हो, चाहे शेयर सर्टिफिकेट्स भेजने हो, चाहे डिविडेंड वारंट हो, चाहे कोई सर्क्यूलर हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उस पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम सबसे पहले रजिस्टर होगा, रिकॉर्ड होगा, उसी के नाम पे कंपनी क्या है कि वो भेजेगी। ओके, नाउ अब कंपनी क्यों मेंबर बन सकती है, because the company is considered as an artificial legal person as per company's law. Now, company may take membership of an other company according to its own article of association. यदि
कंपनी के खुद के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसे लिखा हुआ हो कि भाई वो पर्टिकुलर कंपनी दूसरे किसी कंपनी के मेंबर बन सकती है, यदि ऐसा कोई प्रोविजन बना हुआ है उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, तो ही वो कंपनी मेंबरशिप लेगी किसी और कंपनी का। A subsidiary company cannot obtain the membership of its holding company. However, in the following circumstances, subsidiary company can become a membership of its holding company. Now, subsidiary company और holding company यहाँ पर कैसे कि भाई ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, तो जैसे एक कंपनी ए एंड कंपनी बी, ओके, तो अब कंपनी ए ने क्या किया है कि अब बी कंपनी को उन्होंने होल्ड कर रखा है। इट मीन्स इट इज होल्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी। अब बी के मैक्सिमम नंबर शेयर्स यहाँ पर ए ने परचेस कर रखे हैं। ओके, तो अब वो कंपनी क्या करेगी, तो अब ए कौन होगी, ए कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी, ए कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी, और बी कौन क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी, या बी कहलाएगी होल्डिंग कंपनी और ए कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। सोचो। तब यहां पर देखो, फिर से बताऊं, आई रिपीट वंस अगेन दैट हु विल बी कंसिडर्ड एज द होल्डिंग कंपनी एंड हु विल बी कंसिडर्ड एज द सब्सिडरी कंपनी। अब कंपनी का क्या एग्जांपल दिया, कंपनी ए एंड कंपनी बी। A company has purchased the maximum number of shares of B. अब B के शेयर परचेस किए हैं किसने, A। ओके, तो A क्या कहलाएगी, A कहलाएगी होल्डिंग कंपनी, क्योंकि वो B के पार्ट को होल्ड कर रही है, और B क्या कहलाएगी, सब्सिडरी कंपनी। अब ये जो A है, जो होल्डिंग कंपनी है, वो ऑटोमेटिकली बी की मेंबर कहलाएगी। बट यहां पर जो ये बी है, कंपनी बी है, वो ए के मेंबर नहीं बन सकती, क्योंकि जो ए ने ऑलरेडी बी का मेंबरशिप गेन कर लिया है। अब बी कब बनेगी ए के मेंबर, अब उसके लिए भी अलग अलग प्रोविजंस है जो कि आगे सीखेंगे। अब यहां पर ये इतना पता चल गया कि भाई ए ने बी के पार्ट होल्ड कर रखे हैं, तो ए कहलाएगी होल्डिंग कंपनी और बी कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। ओके, अब आगे देखना, दैट अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। अब यहां पर ए कौन है, होल्डिंग कंपनी है, बी कौन है, सब्सिडरी कंपनी है। तो अभी ए की मेंबरशिप बी एक्वायर नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ए ऑलरेडी जो मैक्सिमम पार्ट है बी के वो होल्ड कर रही है। However, in the following circumstances, subsidiary company can become a membership of its holding company. जो सब्सिडरी कंपनी है, कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं तभी वो इस सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी की मेंबर बन सकेगी। ओके, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी की मेंबर बनेगी। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल्डिंग कंपनी passes away and subsidiary company holds share as a representative of the company. Representative of the holding company passes away, the subsidiary company passes away and subsidiary company holds share as the representative. अब representative of the holding company passes away, अभी क्या हो सकता है circumstances ऐसा कि अब A जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने कि भाई उन्होंने कुछ शेयर्स जो है मैक्सिमम अब उन्होंने होल्ड करके रखा था, कौन, ए कंपनी ने, किसके, बी के। तो अब बी ने क्या कर दिया, जो भी उनके मतलब शेयर्स थे उन्होंने वापस उससे परचेस कर लिए। तो अब बी एक इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल कंपनी हो गई और ए भी एक इंडिविजुअल कंपनी हो गई। अब ए का कोई राइट नहीं है बी के ऊपर, क्यों, क्योंकि ए ने बी ने क्या है कि वापस अपनी ओनरशिप जो है वो वापस से गेन कर ली है। तो अब उस कंडीशन में जो बी है वो ए की मेंबरशिप एक्वायर कर सकती है। सब्सिडरी कंपनी इज अ ट्रस्टी ऑफ एनी मेंबर बट हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट
इन द ट्रस्ट। अब जो सब्सिडरी कंपनी है वो एज अ ट्रस्टी के तौर पे किसी और पर्सन को यदि ट्रस्टी के नाम पे, मतलब कि भाई एक विश्वास एज अ गारंटर के नाम पे यदि कहीं पे हो तो वो मेंबर कहलाएगी। या तो इफ द सब्सिडरी कंपनी वाज ऑलरेडी द मेंबर बिफोर द एग्जीक्यूशन, पहले से ही यदि कोई सब्सिडरी कंपनी किसी कंपनी की या तो होल्डिंग कंपनी की मेंबर रही होगी तो वो कंपनी के मेंबर कहलाएगी, वरना नहीं। ओके, होप। अब अदर इंस्टीट्यूट्स, अब अदर इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन होगा, क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी बना हुआ है। कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी बाय परचेजिंग इट्स शेयर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी जब शेयर परचेज करेगी, रजिस्ट्रार ऑफिस में नाम एंटर होगा इन द फॉर्म ऑफ मेंबर, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय लॉज, और अलग अलग लॉज वगैरह बने हुए होंगे, उनके लिए अलग अलग प्रोविजंस वगैरह सेट किए होंगे, तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है कि वो मेंबर बन पाएगी, अदरवाइज नहीं। होप you all have understood the following points all what we have studied today। क्या क्या पढ़ा है अपन ने? मेंबरशिप का इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी डेफिनेशंस देखी थी। जो पर्सन जो मेंबर है कंपनी का, मेंबर बन सकता है पर शेयर होल्डर नहीं है, और जो शेयर होल्डर है पर मेंबर नहीं है। अब कौन कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है? दैट इज लिविंग पर्सन, पार्टनर्स ऑफ द फर्म, Hindu undivided family, trust, foreigners, joint holder of the shares, company and other institutions. Now it's time to judge yourself. Read the following questions and try to answer the questions. Okay. Life is like ice cream. Enjoy it before it melts. Thank you. Have a great time.